हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एईसी प्लस, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं इस एसएससी जेईई मेंस के प्रैक्टिस सेशंस में। इन प्रैक्टिस सेशंस में हम क्वेश्चंस लेके चल रहे हैं जो कि एसएससी जेईई मेंस में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, जिस लेवल तक के क्वेश्चंस, जिस कॉन्सेप्ट के डेप्थ तक के क्वेश्चंस, और उन्हीं को हम आपको बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कराते चले जा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सेशन में आगे। ये एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन मुझे आप लोगों को देना है कि जो हम यहाँ पर बैच में इन सेशंस में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे पास रिकॉर्डेड आपको बैच प्रोवाइड किया जा रहा है एईसी प्लस एप्लीकेशन पर, जहां पर क्लासेस 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है, जहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने एसएससी जेईई मेंस की प्रिपरेशन को आगे ले जाने के लिए, और साथ में आप जो है वो रिवीजन भी अपनी एंड मोमेंट पर किसी भी सब्जेक्ट की लेकर कर सकते हैं। द लेक्चर मॉड्यूल्स आर बीइंग प्रोवाइडेड टू यू, साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जा रही है। आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस के सारे सेशन इसी के अंदर मिल रहे हैं, और साथ में ऑल दी डाउनलोडेबल पीडीएफ विल बी प्रोवाइडेड टू यू। सो विदाउट गिविंग एनी सेकंड थॉट आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो और अपने प्रिपरेशन को एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट करके बेहतर बना सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सो इन दिस 7th लेक्चर ऑफ द एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हम प्रैक्टिस करने वाले हैं द क्वेश्चन रिलेटेड टू द सीवर डिजाइन एंड द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव फॉर द डिजाइन ऑफ अ स्टॉर्म सीवर इन अ ड्रेनेज एरिया। ठीक है, तो सीवर हमारे पास जो है वो स्टॉर्म सीवर की डिजाइनिंग पे क्वेश्चन बेस्ड है। If the time of concentration is 20 minutes, then the duration of rainfall will be taken as, क्या लिया जाएगा? इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन हमारे पास है नहीं। द डायरेक्ट रिलेशन दैट वी सेज इज कि अगर आपको पीक डिस्चार्ज निकालना हो स्टॉर्म वाटर का, तो इट इज गिवन बाय 1/36 इंटू के इंटू आई इंटू ए, जहां पर हमारे पास ए होता है कैचमेंट एरिया, आई होगा हमारे पास रेनफॉल इंटेंसिटी, के होगा रन ऑफ कोएफिशिएंट। जो रेनफॉल इंटेंसिटी निकल कर आती है, ये हमारे पास निकल कर आती है किसके बेसिस पर? बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन या टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पर, विच इज रेफर्ड एज 75 अपॉन टीसी प्लस 10 के बराबर, और इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज 100 अपॉन टीसी प्लस 20 के बराबर। जब टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज लेस देन इक्वल टू 20 मिनट्स एंड ग्रेटर देन 5 मिनट्स, तो हम इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। और जब भी हमारे पास टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर देन 20 मिनट और हमारे पास इज लेस देन इक्वल टू 100 मिनट, तो टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हम यहां पर यूज करके इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। अब ये वाली कंडीशन हमारे पास डायरेक्ट मेंशन्ड है, लेकिन रेनफॉल का ड्यूरेशन कहीं पर भी रिलेटेबल नहीं है। तो अब सोचिए जरा, स्टॉर्म सीवर डिजाइन करना है तो पीक डिस्चार्ज लाने के लिए इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल भी ज्यादा से ज्यादा चाहिए, और इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल भी ज्यादा से ज्यादा चाहिए, तो रेनफॉल कम समय के लिए हुई तो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल भी बहुत ज्यादा निकल कर आएगी नहीं, राइट। और अगर हमारे पास टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा निकल कर आ रहा है, इसका मतलब हमारे पास रेनफॉल जितनी ज्यादा से ज्यादा समय के लिए होगी उतना ही ज्यादा टीसी निकल कर आएगा। तो अगर हमारे पास द कंडीशन इज मेंशन टू बी इक्वल टू 20 मिनट के बराबर की बात कही गई है आपके सामने कि टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन 20 मिनट का है, तो ड्यूरेशन रेनफॉल क्या लेके चलना चाहिए? तो विल बी टेकन टू बी मैक्सिमम, जितना हमारे पास टीसी के बराबर है उतना ही लेके चलेंगे। तो टीसी के बराबर अगर टीसी खुद 20 मिनट का है, उतने ही समय के लिए बारिश का होना भी मान लिया जाएगा, तो ऐसे केस में द आंसर वुड कम आउट टू बी एज 20 मिनट्स के बराबर। क्लियर है बात इतनी? चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास अगला, लिस्ट 1 में कुछ यूनिट्स हैं और लिस्ट 2 में उनका पर्पस बताया गया है। करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करना है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली लिस्ट 2 पे बढ़ेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे कैसे चीजों का आंसर किया जाएगा। टू प्रिवेंट ग्रिट, सैंड, डेब्रिज एक्सेट्रा फ्रॉम एंटरिंग द स्टॉर्म सीवर। स्टॉर्म सीवर लगे होते हैं रोड के साइड में बने हुए फुटपाथ के नीचे, तो उसके अंदर जब भी पानी जाता है, तो पानी जाने के बाद अंदर लगाए जाते हैं कैच बेसिन। क्या लगाए जाते हैं? कैच बेसिन लगाए जाते हैं। तो कैच बेसिन यहां पर दे रखा है, तो कैच बेसिन लगाए जाएंगे जिनके अंदर पानी कुछ समय के लिए रुकेगा, तो उस कारण से हमारे पास जितने भी हमारी ग्रिड, सैंड, डेब्रिस कोई भी है, वो सब वहीं रुक जाएगी। स्टॉर्म के अंदर सिर्फ पानी जाएगा, मतलब स्टॉर्म सीवर के अंदर सिर्फ और सिर्फ पानी जाएगा। तो ऐसे में हमारे पास डी के लिए फर्स्ट ऑप्शन शुड बी द करेक्ट वन। टू कैरी द सीवर बिलो ए स्ट्रीम और रेलवे लाइन, तो रेलवे लाइन से नीचे लेके जाना है
किसी के नीचे से लेके जाने के लिए हमारे पास, या किसी के ऊपर से लेके जाने के लिए हमारे पास हमेशा साइफनिक एक्शन बनेगा। अगर किसी चीज के ऊपर से लेके जा रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्शन के ऊपर से, तो उसे कहते हैं साइफनिक एक्शन। नीचे से लेके जा रहे हैं उसे कहते हैं इन्वर्टेड साइफनिक एक्शन। तो यहां पर किसी सीवर को किसी स्ट्रीम या रेलवे लाइन के नीचे से लेके जाना, तो इन्वर्टेड साइफन वुड बी द करेक्ट आंसर। हमारे लिए सी का 2 हो जाना चाहिए और डी का 1 हो जाना चाहिए। तो डी का 1 और सी का 2 दोनों जगह दिखाई दे रहा है, बाकी ऑप्शन गलत हो गए। आगे बात करते हैं। टू ड्रेन द रेन वाटर फ्रॉम रोड्स टू द स्टॉर्म सीवर। तो स्टॉर्म सीवर में पानी को ले जाने के लिए कहां से? रोड से। जैसे ही रोड से खाली होगा, कैम्बर से पानी बाहर आना चालू होगा और बाहर आके हमारे पास जगह जगह पर हम इनलेट देते हैं, जगह जगह पर इनलेट देते हैं। वो इनलेट के अंदर पानी एंटर करता है और कैच बेसिन में जाता है। तो ऐसे केस में हमारे पास गटर इनलेट आर प्रोवाइडेड, जहां पर पानी जो है वो कहां जाएगा? स्टॉर्म सीवर के अंदर जाएगा। हमारे पास टू सेपरेट स्टॉर्म वाटर एंड द सैनिटरी सीवेज, दो क्वांटिटीज को अलग अलग हमें, अगर किसी कंबाइंड सीवर के अंदर दोनों चीजें चल रही हैं और हमें दोनों को सेपरेट आउट करना है, अगर हमें दोनों को कैरी नहीं कराना है ट्रीटमेंट प्लांट तक, तो ऐसे केस में हमारे पास तो ऐसे केस में जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर हो सकता है वो हो सकता है लिपिंग वियर या फिर द सिपोलेटिव वियर। कोई भी वियर हो सकता है हमारे पास। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लिपिंग वियर। ए के लिए क्या से हो जाना चाहिए? 4 शुड बी द करेक्ट आंसर और बी के लिए 3 शुड बी द करेक्ट आंसर। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाना चाहिए? बी शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? अगर सीवर एक्स है इज टू बी डिजाइन टू जनरेट इक्विवेलेंट सेल्फ क्लींजिंग एक्शन एज इन सीवर वाई। दो अलग अलग सीवर है, अलग अलग डायमीटर हो सकता है, अलग अलग दोनों के अंदर वेलोसिटी हो सकती है, अलग अलग दोनों का मटेरियल हो सकता है, कुछ भी हो, दोनों के अंदर सेल्फ क्लींजिंग एक्शन एक जैसा तब होगा जब दोनों के सरफेस पर लगने वाला जो ट्रैक्टिव फोर्स इंटेंसिटी है वो क्या हो? बराबर हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। ट्रैक्टिव फोर्स इंटेंसिटी जनरेटेड इन सीवर एक्स मस्ट बी सेम एज दैट इन वाई। अगर दोनों में एक जैसी ट्रैक्टिव फोर्स इंटेंसिटी लगेगी तो दोनों के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा? जो है वो हमारा सेल्फ क्लींजिंग एक्शन एक जैसा निकल कर आएगा। तो ट्रैक्टिव फोर्स इंटेंसिटी मतलब हम शेयर स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, जहां पर शेयर स्ट्रेस गिवन बाय टाउ आर एस के बराबर। ठीक है, टाउ इक्वल टू रो, मतलब हमारे पास जो है वो यूनिट वेट ऑफ द सीवेज इनटू हाइड्रोलिक रेडियस इनटू द स्लोप। तो यहां पर हमारे पास ये सेम होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए, जरूरी नहीं हो ये क्वांटिटी सेम हो, हमारे पास दिस शुड बी सेम। तो वेलोसिटी इन सीवर एक्स मस्ट बी इक्वल टू वेलोसिटी इन सीवर वाई, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। स्लोप ऑफ सीवर एक्स मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ सीवर वाई, फर्क नहीं पड़ता कोई भी स्लोप हो। द रफनेस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स सीवर मटेरियल शुड बी सेम एज दैट ऑफ द वाई सीवर मटेरियल, इट हार्डली मैटर्स। ठीक है, आंसर क्या हो जाना चाहिए हमारा? सी शुड बी दी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अ सीवर ऑफ 40 mm डायमीटर एंड स्लोप 1 in 400। एक सीवर है जिसका डायमीटर 400 mm दे रखा है, स्लोप एक मतलब 1 in 400 है, रनिंग हाफ फुल, हैज अ फ्लो वेलोसिटी ऑफ दिस मच, व्हाट वेलोसिटी ऑफ फ्लो विल बी ऑब्टेन्ड इफ द स्लोप इज मेड 1 in 100। कंडीशन हाफ फुल की ही है। ठीक है, कंडीशन फ्लो कंडीशन इज सेम, फ्लो कंडीशन इज सेम। तो अगर फ्लो कंडीशन अगर सेम हुई, फ्लो कंडीशन इज सेम, तो V1 की इक्वेशन लिखूंगा 1/N1 इंटू R1 की पावर 2/3 इंटू S1 की पावर 1/2 और लिखूंगा सिमिलरली V2 इक्वल टू, या उसे डिवाइड कर लेते हैं, 1/N1 इंटू R2 की पावर 2/3 और S2 की पावर 1/2। अब देखो अंतर क्या आ रहा है,
हमसे वेलोसिटी पहले वाले केस में दे रखी है। अगर हमारे पास हमें सीवर के मटेरियल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, ना हमारे पास यहां पर हमारे सीवर में कुछ डायमीटर के चेंज होने पर बात दी गई है, तो हमारे पास यहां पर हम कह सकते हैं एंड हियर या फिर हियर N1 इज इक्वल टू N2N, R1 इज इक्वल टू R2 एज पर इंफॉर्मेशन इन क्वेश्चन, एज पर इंफॉर्मेशन इन दी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पर N1 N2 के बराबर माना जाएगा, R1 R2 के बराबर माना जाएगा। इक्वेशन बनेगी हमारे पास V1 by V2 विल कम आउट टू बी इक्वल टू S1 by S2 की पावर 1/2। ऐसे में S1 हमें पता है कितना है, 1/400। तो V1 by V2 इक्वल टू S1 इज गिवन टू अस एज 1/400, राइट। और वहीं पर हमारे पास स्लोप अगर हमारे पास हो जाता है 1/100 का की पावर 1/2, तो ये बनेगा V1 by V2 इक्वल टू 1/4 का रूट बन जाएगा 1/2। तो V1 इंटू 2 इक्वल टू V2 और V1 है 0.82 इंटू 2 इक्वल टू V2, तो V2 बन जाएगा 1.64 मीटर पर सेकेंड। आंसर क्या जाना चाहिए? बी शुड बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, चीजों को बहुत जल्दी जल्दी पिक करना है क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन देने पर। अ सीवर हैज अ डायमीटर ऑफ 300 mm एंड स्लोप ऑफ दिस मच। ठीक है, सिंपल सी बात लिखी है, चीजों को दिमाग में स्टोर करना है। While running full, it has a mean velocity of this much. If both the diameter and the slope are doubled to respectively 600 mm and 1 in 200, what will be the change mean velocity when running half full? देखो, पहली बात हम ये जानते हैं कि अगर हमारे पास हाफ फुल कंडीशन में, हाफ फुल कंडीशन में जो वेलोसिटी का रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो होता 1 के बराबर ही है, देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस। ठीक है, तो अगर हम यहां पर देखें कि पहली वाली कंडीशन में हमारे पास जब वो रनिंग फुल कंडीशन में था तो सिचुएशन ये थी, जब वो रनिंग हाफ फुल कंडीशन में आ गया और चीजें बदल गई तो फिर हमारे पास कैसे अंतर आता है, जरा उसको समझते हैं। तो हमारे पास फुल कंडीशन में सिचुएशन दे रखी है V1 इक्वल टू 1/N1 और R होता है हमारे पास क्या? D/4। तो D1/4 की पावर 2/3 इंटू S1 की पावर इसको लिखता हूं अभी R1 की पावर 2/3, S1 की पावर 1/2। ये बनेगा V1 कितना दे रखा है? 0.7, 1/N1, R बनेगा D1/4, D1/4 की पावर 2/3 और S1 हमारे पास कितना है? S1 1/400, 1/400 का अगर मैं रूट करने भी जाऊंगा तो कितना आया? दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, कह सकते हैं 1/20 के बराबर। ठीक है, दिस इज द कंडीशन दैट इज गिवन टू अस। फिर अगर दोनों ही चीजें बदल दी गई, इफ बोथ द डायमीटर एंड स्लोप आर डबल टू रिस्पेक्टिवली 600 mm एंड 1 in 200, व्हाट विल बी द चेंज मीन वेलोसिटी व्हेन रनिंग हाफ फुल? अगर इसी कंडीशन को मैं क्या कर दूं, इसी के हाफ फुल में लेके जाऊंगा, चीजें बदलेंगी तो नहीं, वेलोसिटी का रेशियो मतलब वही होता है फुल कंडीशन और हाफ फुल कंडीशन में। तो अगर हम इसी को कंपेयर करने भी जाएंगे तो हमारे पास व्हेन रनिंग हाफ फुल, तो व्हेन रनिंग हाफ फुल, व्हेन रनिंग हाफ फुल हम लिखते हैं V2 इज इक्वल टू, तो V2 इज इक्वल टू 1/N2 लिखते हैं इसे।
लेकिन C1 तो चेंज हो ही नहीं रहा है, तो 1/n1 ही रहेगा। अब हमारे पास R1 जो बनेगा वो फिर से क्या बनेगा, R क्या बनेगा, फिर से वही D1 बाय 4 की पावर 2/3। और इस बार स्लोप बदल गया है, चेंज हो गया है, 1/200 हो गया है। इतना लिखने की बजाय तो वी कुड हैव डन, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम यहां पर लिख सकते हैं इसको S1 की पावर 1/2। अब स्लोप डबल किया है ना, तो स्लोप को डबल करके देख लेते हैं। स्लोप को डबल करके देख लेते हैं तो वो बन जाएगा हमारे पास 2s1 की पावर 1/2। अब देखो D1 डैश के बारे में क्या बोल रखा है, D1 डैश कितना है, 2 का हमारे पास ट्वाइस है, ठीक है। तो बनेगा 1/n1 ट्वाइस ऑफ D1/4 की पावर 2/3 और हमारे पास 2s1 की पावर 1/2, ठीक है। तो स्लोप हमने डबल कर दिया। अब यहां पर हम देखेंगे तो दिस वुड कम आउट टू बी एज, ये बना है 1/n1 और वेलोसिटी का रेशियो सेम है, तो वेलोसिटी वही की वही लिखाएगी। कितना आ जाएगा ये 0.7। व्हाट विल चेंज मीन वेलोसिटी, तो वो कितनी आएगी उसी को हम डायरेक्टली लिख नहीं सकते क्योंकि चेंज हो रहा है, डायमीटर चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो V2 बनता है हमारे पास 1/n1 2 की पावर 2/3 और D1 की पावर या D1/4 की पावर 2/3। ये बनेगा 2 की पावर 1/2 और ये बनेगा S1 की पावर 1/2, ठीक है। अब देखो यहां से क्या क्या टर्म उठाई जा सकती है, N1 पता है, D1/4 की पावर 2/3 पता है और S1 की पावर 1/2 पता है। तो वो कैसे लिखेंगे, यहां पर बनेगा V2 इक्वल टू 2 की पावर 2/3 2 की पावर 1/2, ये वाली इंफॉर्मेशन, ये वाली इंफॉर्मेशन, ये वाली इंफॉर्मेशन, ये ऑलरेडी दे रखी किसके बराबर है, 0.7 के बराबर है। तो ये बनेगा हमारे पास 2/3 प्लस 1/2। तो 2/3 प्लस 1/2 अगर हम इसको करने भी जाएंगे तो दिस वुड कम आउट टू बी एज 6 और 2 4 और 6। तो हमारे पास 2 की पावर ठीक है 3 to the 6, तो ये बन जाएगा 3 to the 4 और 2 3 the 3 4 3 7 7/6, ठीक है। तो 7/6 मतलब 1.166, तो 2 की पावर आंसर 2.24 इंटू 0.7, ये बन रहा है 1.57 आ रहा है आंसर, 1.57 आ रहा है, कमिंग आउट टू बी 1.57 मीटर पर सेकंड के बराबर। कितना आ रहा है, मीटर पर सेकंड के बराबर। और 1.57 नियर अबाउट आंसर है 1.59। आंसर क्या हो जाना चाहिए, ए शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये एक मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, थोड़ा सा सोच के चलने की जरूरत थी लेकिन आसानी से हो सकता है। अ सीवर हैज अ डायमीटर ऑफ 300 mm एंड अनदर वन हैज अ डायमीटर ऑफ कितना होगा, सीवर है तो डाया ऑफ 300 mm अनदर वन है तो डाया ऑफ 600 mm, दो अलग सीवर है and both run half full. What will be the ratio of velocities in the two pipes if the slope of the both pipes is same? यार सिचुएशन बहुत ही सिंपल सी है, एक दे रखा है V1 और एक दे रखा है V2 और दोनों का जो रेशियो है वो रेशियो हमें पता करना है वेलोसिटीज का, लेकिन इन दोनों की वेलोसिटी लिखी कैसे जा सकती है, तो वो लिखाएगा हमारे पास 1/n1, ठीक है। R1 की पावर 2/3 S1 की पावर 1/2, वहीं पर यह बनेगा 1/n1 R2 की पावर 2/3
S2 की पावर 1/2, दोनों का डाया अलग अलग है, ठीक है, और दोनों का स्लोप अगर सेम है तो फिर दोनों का वेलोसिटी रेशियो क्या होगा। इंफॉर्मेशन इनके बारे में नहीं दी गई तो काटना पड़ेगा, दोनों सेम है तो हटा दो इसे अलग, बनेगा v1/v2 की पावर, r को लिखते हैं d1/4, क्या लिखेंगे d1/4 की पावर 2/3, और v2 में r2 को लिखेंगे d2/4 की पावर 2/3। अब ये बनेगा d1/d2 का रेशियो, तो d1/d2 का रेशियो बन जाएगा ये बनेगा 300/600 की पावर 2/3, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1/2 की पावर 2/3। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, सी इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। तो सवाल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, आसान सी चीज है, बस आपको कॉन्सेप्ट एक बार पुटअप करना है और अपने आप चीजें बनती चली जाएगी। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा है द स्लोप ऑफ सीवर ए इज दिस मच एंड दैट ऑफ सीवर बी इज दिस मच। इमेजिन करते रहना है तुरंत। वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन द टू सीवर्स विल हैव अ रेशियो ऑफ, अगर दोनों का साइज जो है वो सेम कर दिया जाए तो, इस बार इमेजिन करो कि मटेरियल दोनों का सेम है तो रफनेस जो है वो हमारे पास क्या आएगी, सेम आएगी। आई एम सॉरी, थोड़ा सा स्नीजिंग मुझे लग रहा था। और हमारे पास यहां पर अगर डाया सेम है तो हाइड्रोलिक रेडियस भी सेम होगा, सिर्फ रेशियो किसका बनेगा अब, तो लिखा जा सकता है v1/v2 इक्वल टू s1 की पावर 1/2 और s2 की पावर 1/2। तो सिंपल सी बात आ रही है यहां पर, अगर पुटअप करेंगे वैल्यूज को, आई एम सॉरी, तो हमारे पास यहां पर इफ यू टॉक अबाउट कि ए का जो सीवर का स्लोप है वो कितना है हमारे पास 1/100, और सेकंड का कितना है 1/400, पावर 1/2, ठीक है, तो कितना बन जाएगा ये v1/v2 इक्वल टू 2 बन जाएगा हमारे पास। तो रेशियो कितना आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। आंसर क्या आना चाहिए, डी शुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड इज which of the following are claimed as advantageous in anaerobic sludge digestion as compared to aerobic sludge digestion, as compared to the aerobic sludge digestion। क्या हमारे लिए ज्यादा सुटेबल होगा, लोअर बीओडी कॉन्सेंट्रेशन इन सुपरनेटेड लिकर, बिल्कुल गलत बात है ये, wrong, because its BOD is near about 3000 mg पर लीटर तक चली जाती है सुपरनेटेड लिक्वर की, तो ये हमारे लिए ज्यादा बेहतर भी है। सही है क्या, इज इट गुड, हमारे पास ये बेहतर नहीं है, जो हमारा बीओडी कॉन्सेंट्रेशन है सुपरनेटेड लिकर का वो बहुत कम हो जाता है, ये एडवांटेजेस नहीं है। पहली बात है क्यों, क्योंकि वो ज्यादा होता है, ज्यादा है तो एडवांटेजेस होगा ही नहीं, पहली बात है। प्रोडक्शन ऑफ अ स्लज विथ एक्सीलेंट डी वाटरिंग कैपेसिटी, द रीजन बिहाइंड दैट इज, क्योंकि हमारे पास यहां पर हमारा जो स्लज है उसमें से काफी सारा अमाउंट हमारे पास जो है वो बढ़िया तरीके से डिकम्पोज हो चुका होता है। तो जब हम इसे बाहर निकालेंगे यहां से, ठीक है, तो मॉइस्चर उसमें सेपरेट करना बहुत आसान हो जाता है। सो दिस इज रिलेटिवली करेक्ट, ये तो गलत हो गया। ग्रेटर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एनारोबिक रिएक्शन है मीथेन के अलावा, विच इज नियरली 65% ऑफ ऑल दी गैसेस प्रोड्यूस्ड। जितनी भी गैसेस प्रोड्यूस होती है उसमें से लगभग 65% हमारे पास मीथेन ही प्रोड्यूस होती है एज कंपेयर टू एनी अदर। तो ये बात भी सही है, फायदा है। लेसर ऑपरेटिंग कॉस्ट, रीजन उसका ये कि हमारे पास जो मीथेन प्रोड्यूस होती है
मीथेन इज यूज्ड एज फ्यूल, इज यूज्ड एज फ्यूल। तो फ्यूल के रूप में मीथेन यूज हो जाती है, इसलिए ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है, बिल्कुल सही बात है। लेसर कैपिटल कॉस्ट, क्योंकि हमारे पास इजी यूनिट है, हमारे पास इजी यूनिट और सिंपल डिजाइन है, कुछ भी नहीं करना होता, तो बहुत ज्यादा आसानी से हमारे पास कम कैपिटल कॉस्ट के अंदर भी हमारा एरोबिक सॉलिडाइजेशन कराया जा सकता है। बात ये भी सही है। सो सिर्फ पहला वाला ऑप्शन गलत है, बाकी चार ऑप्शन सही है। सो 2, 3, 4, 5 वुड कम आउट टू बी द करेक्ट आंसर। आंसर क्या होना, बी सही हो जाना चाहिए। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। जब कुछ लिखा नहीं होता है तो आपको समझना पड़ेगा कि ये बताना क्या चाह रहा है। पहले वाले में स्लज डिस्पोजल है, स्लज डाइजेशन है, एरोबिक एक्शन है और रीसर्कुलेशन है। इसको लिस्ट 2 से मैच कराना है, सीडिंग, बायोफिल्टर, लगूनिंग, कॉन्टेक्ट बेड। ठीक है, तो जब बात आ रही सीडिंग की, तो सीडिंग को जरा समझते हैं। सीडिंग में मतलब हम क्या करते हैं, हम सीडिंग में या तो हमारा बायोमास हो गया, या फिर हमारे पास सुपरनेटेड लिकर हो गया, हम इसको पुटअप करते हैं, या फिर आप बात कर लो एक्टिवेटेड स्लज की। एक ही बात है सारी। हम इन सबको यूज करते हैं हमारे स्लज के डाइजेशन के लिए। तो ऐसे केस में हमारे पास हम कह सकते हैं कि हमारा स्लज डाइजेशन हो गया, या फिर सीडिंग कर रहे हैं तो सीडिंग कहीं से कोई क्वांटिटी लाके किसी में डाली जा रही है तो उसे रीसर्कुलेशन से भी रिलेट कर सकते हैं। तो अभी दो ऑप्शन निकल कर आ रहे हैं। अभी वी हैव 2 ऑप्शन, स्लज डाइजेशन भी रिलेट करता है इसको और साथ में रीसर्कुलेशन भी रिलेट करता है। अभी हम इस पे कंफर्मेशन नहीं ले रहे हैं। बात करते हैं आगे बायोफिल्टर्स। तो बायोफिल्टर्स को एक और नाम से जाना जाता है, विच इज रेफर्ड एज ट्रिकलिंग फिल्टर। ट्रिकलिंग फिल्टर को भी बायोफिल्टर कहा जाता है, और ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर स्लज का डिस्पोजल नहीं होता, डाइजेशन नहीं होता, सीवेज इसके अंदर भेजा जाता है। ठीक है, एरोबिक एक्शन ट्रिकलिंग फिल्टर में होता है, एरोबिकली ही ट्रीट होता है, और वहां पर रीसर्कुलेशन कराया जाता है ट्रिकलिंग फिल्टर में, हाइड्रोलिक रिटेंशन रेट बढ़ाने के लिए। तो दो ऑप्शन इसके भी निकल कर आ रहे हैं, एक यहां भी निकल कर आ रहा है और एक ये भी निकल कर आ रहा है। अगला देखते हैं, लगूनिंग की बात चल रही है। लगून्स को एक और नाम से जाना जा सकता है, विच इज रेफर्ड एज एरेटेड लगून। एरेटेड लगून्स हो जाते हैं, या फिर इन्हें पॉन्ड्स कह सकते हैं, जहां पर डिस्पोजल होता है सीवेज का, डिस्पोजल ऑफ सीवेज। तो डिस्पोजल की बात है तो ए के लिए तो सिर्फ एक ही करेक्ट आ रहा है, और ए वाले के लिए करेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, थर्ड वाला करेक्ट आ रहा है। ठीक है, ए के लिए 3 होना चाहिए, ये कंफर्मेशन है, तो यहां पर ये दोनों ऑप्शन में नहीं हो सकते। अगर ये दोनों नहीं सकते तो अभी भी हमारे पास बी के लिए वी आर लेफ्ट विथ ओनली 1 ऑप्शन। अगर हमारे पास बी के लिए ओनली लेफ्ट विथ ओनली 1 ऑप्शन, तो रीसर्कुलेशन वाला सीडिंग के लिए रिलेटेबल नहीं होगा, और रीसर्कुलेशन सीडिंग के लिए रिलेटेबल नहीं होगा, तो ऐसे में हमारे पास रीसर्कुलेशन रिलेट टू दी बायोफिल्टर। तो अगर हमारे पास हम बी को 1 के साथ लेके चलते हैं, ए को 3 के साथ लेके चलते हैं, रीसर्कुलेशन इज टेकन टू दी बायोफिल्टर्स, तो हमारे पास यहां पर सी के लिए एरोबिक एक्शन हम हमारे कॉन्टेक्ट बेड के लिए लेके चल सकते हैं। कैसे? कॉन्टेक्ट बेड्स के अंदर हमारे पास होता क्या है, यहां पर हमारे पास कई सारे डिपॉजिट्स होते हैं, और डिपॉजिट्स को हमें क्या कराना पड़ता है, ऑक्सीडाइज कराना पड़ता है। ऑक्सीडाइज के लिए हमारे पास क्या है, एरोबिक। एरोबिक एक्शन मतलब जहां पर हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल हो, तभी जाकर वो डिपॉजिट कॉन्टेक्ट बेड का फर्क पड़ेगा। तो एरोबिक एक्शन विल बी दी करेक्ट पॉइंट। तो हमारे पास यहां पर आंसर क्या हो जाना चाहिए, ए शुड बी दी करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, अ ग्रिड चैम्बर ऑफ डायमेंशन। ग्रिड चैम्बर है, उसके कुछ डायमेंशन दे रखे हैं। लिक्विड डेप्थ हैज अ फ्लो ऑफ
720 मीटर क्यूब पर आवर, इट सरफेस लोडिंग रेट इन डिटेंशन टाइम आर, क्या क्या होगा। जब भी बात आती है सरफेस लोडिंग रेट की, तो सरफेस ओ एफ आर की बात आएगी, ओवरफ्लो या सरफेस ओवरफ्लो रेट जो भी आएगा या सरफेस लोडिंग रेट जो भी आएगा, इट इज ऑलवेज गिवन बाय जो भी डिजाइन डिस्चार्ज होता है डिवाइडेड बाय द सरफेस एरिया। अब आपको निकालना है क्या, आपको सरफेस लोडिंग रेट निकालना है। सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, ये है आपका डायमेंशन 12 मीटर बाय 1.5 मीटर बाय 0.8 मीटर लिक्विड डेप्थ, तो ये क्या हो गया हमारे पास, डेप्थ हो गया, इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। हमारे पास फ्लो दे रखा है 720 मीटर क्यूब पर आवर का, बटे 12 इंटू 1.5, ये है मीटर क्यूब पर आवर, और ये है हमारे पास मीटर स्क्वायर। यूनिट भी यही चाहिए, लीटर्स पर आवर पर मीटर स्क्वायर नहीं पूछा है, मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर आवर हमारे पास जो है वो दे रखा है। तो वैल्यूज तो ऑलमोस्ट 40 के बराबर तक लगभग दिखाई दे रही है। कैसे इसको रिलेट करना है जरा उसको देखते हैं। तो हमारे पास दिस कम्स आउट टू बी 60 टाइम्स एंड दिस कम्स आउट टू बी 40 टाइम्स। तो आंसर आ जा रहा है यहां से हमारे पास 40 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर आवर। कहीं पर ऐसा है क्या, 40 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर आवर। मीटर क्यूब को लीटर में करने जाऊंगा तो बनेगा 40 इंटू 10 टू पावर 3, तो 40 इंटू 10 टू पावर 3 लीटर्स पर आवर पर मीटर स्क्वायर, 40 इंटू 10 टू पावर 3 लीटर्स पर आवर पर मीटर स्क्वायर। तो ये वाला ऑप्शन तो कभी जीवन में हो नहीं सकता। पहली बात ये, इन तीनों को हम हमारा ऑप्शन लेके चल रहे हैं। पहली बात ये, डिटेंशन टाइम की बात करेंगे तो डिटेंशन टाइम हमारे पास, डिटेंशन टाइम इज ऑलवेज गिवन बाय व्हाट, वॉल्यूम ऑफ द टैंक डिवाइडेड बाय द डिजाइन डिस्चार्ज। तो वॉल्यूम बन रहा है क्या हमारे पास, 12 इंटू 1.2 इंटू 0.8 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय, ये बन रहा है 720 मीटर क्यूब पर आवर। इन्हें मिनट्स में चाहिए, हम इसे भी कन्वर्ट कर लेंगे। तो 12 वन जा 12 60 जा 1.5, नहीं इसे नहीं करते, और आवर को लिखते हैं क्या 60 मिनट, तो ये से ये गया। अब हमारे पास बचा है 1.2 इंटू 0.8, तो 1.2 इंटू 0.8 हमारे पास वुड कम आउट टू बी एज मिनट्स में आंसर आएगा। चूंकि ग्रिड चेंबर होता है 40 से 60 सेकंड तक का जो है वो हमारे पास हमारा निकल कर आता है रेफर्ड एज दी डिटेंशन टाइम। तो 40 मिनट 12 मिनट तो वैसे ही सही नहीं है, 40 मिनट 12 मिनट वैसे ही सही नहीं है, ये तो अपने आप में गलत दिखाई दे रहे हैं। 1.2 मिनट दोनों जगह हो सकता है, पहला वाला ऑप्शन वैसे ही गलत है, तो ये सब गलत हो जाते हैं। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, आइदर यू राइट इट एज 40 और यू राइट इट एज 40,000 लीटर्स पर आवर पर मीटर स्क्वायर। और डिटेंशन टाइम निकल कर आ रहा है 1.2 इंटू 0.8 वुड कम आउट टू बी एज हाउ मच, इंटू 0.8 कितना आ जाएगा, ये चेक कर लेते हैं। $96 मतलब 0.96। और 0.96 है तो इसमें से जाएगा 60, तो ये बचेगा हमारे पास 36, और 36 है तो 1.2 मिनट्स, दैट विल नॉट बी दी अप्रोप्रिएट आंसर। 0.96 मिनट्स है, तो 0.96 इंटू 60 वुड कम आउट टू बी एज मिनट्स, तो हमारे पास 1 मिनट से कम आ रहा है ये। ठीक है, विल मेक इट एज नियर अबाउट, क्या आंसर आ जाएगा हमारा, नियर अबाउट 1.2 मिनट्स के बराबर आंसर आ जाएगा। डी शुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ रिएक्टर्स इज रिलेटेड टू ट्रिकलिंग फिल्टर। इनमें से ट्रिकलिंग फिल्टर के साथ कौन रिलेटेड है, किस तरह का हमारा
प्रिंसिपल टाइप ऑफ रिएक्टर। तो प्लग फ्लो और कंप्लीट मिक्स्ड ये दोनों किससे रिलेटेड है? एएसपी से रिलेटेड है। फ्लूइडाइज बेड ये हमारे पास एक जो है वो कैटालिटिक बेड होता है, जहां पर हम सरफेस के ऊपर से हमारे सीवेज को भेजते हैं, जहां पर हमारे पास आयन एक्सचेंज कंडीशन बनती है। तो ये भी नहीं होगा। टाइप ऑफ रिएक्टर पूछा है, प्रिंसिपल टाइप ऑफ रिएक्टर टिकलिंग फिल्टर में, तो वो होता है पैक्ड बेड, जहां पर हमारे पास हम कह सकते हैं कि मीडियम इज कंप्लीटली पैक्ड। हम यहां पर फ्लो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर किसी से भी कराकर हमारे सीवेज के पार्टिकल जो सस्पेंडेड थे, जो नीचे नहीं सेटल कर पा रहे थे, उनको हम यहां पर रोकने की कोशिश कर सकते हैं। इसी को कहते हैं पैक्ड बेड। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए यहां पर? सी शुड बी द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इंपॉर्टेंट? किसकी बात पूछ रही है? लीस्ट इंपॉर्टेंट। किसमें? एएसपी के अंदर। एएसपी में लीस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा? प्रॉपर प्रपोर्शन ऑफ द रिटर्न स्लज फ्रॉम द सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम सही मात्रा में नहीं लेकर आएंगे तो F/m रेशियो विल डिस्टर्ब। अगर ये गलत हुआ तो टोटल ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा ही नहीं। एडिक्वेट एरेशन इन द बायोलॉजिकल रिएक्टर सो एज टू मेंटेन सर्टेन मिनिमम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, ये बात बिल्कुल सही है, बिकॉज इट इज एरोबिक प्रोसेस एरोबिक है, सर्टेन अमाउंट ऑफ मिनिमम और सर्टेन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन रखनी पड़ेगी, इसलिए एडिक्वेट एरेशन होना जरूरी है। तो ये बात तो सही है, ठीक है, ये बात भी सही है। प्रॉपर F/m रेशियो ये होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट है, ये होना ही चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। द स्लज वॉल्यूम इंडेक्स ऑफ द रिटर्न स्लज हैज टू बी लेस देन 200। स्लज टू बी लेस देन 200 ये गलत है, होना चाहिए टू बी अप्रोप्रिएट इन बिटवीन 80 से 150 ml पर ग्राम। तो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स जो है वो इतनी रेंज में नहीं होना चाहिए, इस रेंज में होना चाहिए। ये लिस्ट इंपॉर्टेंट वाली कंडीशन बन जाएगी, बाकी सारी कंडीशन तो इंपॉर्टेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। अगला पूछा है, एक कॉलोनी है 10,000 लोगों की, हैविंग अ सीवेज फ्लो रेट ऑफ 200 लीटर्स पर कैपिटा पर डे, बीओडी ऑफ अप्लाइड सीवेज दे रखा है, और ऑर्गेनिक लोडिंग ऑफ 300 kg पर डे पर हेक्टेयर दे रखा है। एरिया ऑफ एन ऑक्सीडेशन पॉन्ड रिक्वायर्ड फॉर ट्रीटिंग द सीवेज ऑफ द कॉलोनीज। तो ऑक्सीडेशन पॉन्ड में अगर सरफेस एरिया निकालना होता है, सरफेस एरिया ऑफ पॉन्ड निकालना होता है, इसका तरीका बड़ा सिंपल सा होता है। जो भी आपके पास बीओडी लोडिंग रेट है, जो भी आपके पास बीओडी है, क्या है? जो भी आपका बीओडी किसकी? सीवेज की। बीओडी ऑफ जो भी सीवेज हो विथ रिस्पेक्ट टू क्या हमारा OLR है, उससे अगर डिवाइड कर देते तो अपने आप डायरेक्ट निकल कर आ जाएगा कितना सरफेस एरिया होना चाहिए। आपका बीओडी सीवेज का कितना है? कॉलोनी 10,000 लोगों की, एक इंसान 200 लीटर पर कैपिटा पर डे लोडिंग करता है, मतलब रिलीज करता है। तो 200 लीटर्स पर कैपिटा पर डे, और कितने लोग हैं? तो 10,000 कैपिटा है, कैपिटा से कैपिटा गया, डिवाइडेड बाय ऑर्गेनिक लोडिंग रेट कितना है? तो दैट इज इक्वल टू 300 kg पर हेक्टेयर पर डे के बराबर। तो डे से डे गया, ठीक है। और बीओडी ऑफ एप्लाइड सीवेज, अच्छा एप्लाइड सीवेज भी है, तो एप्लाइड सीवेज भी है, तो कितनी होगा? ही हो जाएगी ये, एक इंसान एक दिन में इतना लीटर सीवेज का इस्तेमाल करता है, इतने लोग हैं, और हर एक इंसान कितना रिलीज करता है? तो वो है कितना? 300 mg पर लीटर के बराबर। तो अब जरा यहां पर देखो आप, लीटर से लीटर तो जाएगा,
कैपिटा से कैपिटा गया, डे से डे गया, केजी को mg मिलीग्राम से ले जाना है तो केजी को कन्वर्ट कर दो किस में, 10⁶ मिलीग्राम में, तो मिलीग्राम से मिलीग्राम जाएगा, हेक्टेयर जाएगा ऊपर, तो आंसर आएगा हेक्टेयर्स में। पहले बात तो 300 से 300 कटा, ठीक है, और ये है 10⁴ और ये है 2 10⁶, तो 10⁶ से 10⁶ गया, ऊपर बचेगा हमारे पास कितना, 2 हेक्टेयर के बराबर जमीन या फिर हमारा सरफेस एरिया होना चाहिए। तो 2 हेक्टेयर के दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला पूछा है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्लट डाइजेशन स्टेप्स इज, तो जो हमारे पास यहां पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये स्लट डाइजेशन की जो स्टेप्स है ये किसकी है, एनएरोबिक है, एनएरोबिक डाइजेशन की है ये डीकंपोजिशन की बात कर लो, जिसमें सबसे पहले हमारे पास होता है हाइड्रोलिसिस। ऑर्गेनिक मैटर जितना भी होता है वो पहले ब्रेकडाउन करना चालू करता है सॉलिड से लिक्विफाइड फॉर्म के अंदर, हाइड्रोलिसिस होता है इसका। फिर इसके बाद इसी के अंदर जनरेट होना चालू होते हैं ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म जिसे कहते हैं एसिड फॉर्मर्स, एसिड फॉर्मर्स आते हैं, और एसिड फॉर्मर्स के आने से एसिड फर्मेंटेशन होना चालू होता है। क्या होना चालू होता है, एसिड फर्मेंटेशन चालू होता है, कुछ समय तक चलेगा, फिर एसिड रिग्रेशन चालू हो जाएगा, फिर एसिड रिग्रेशन चालू हो जाएगा। फिर उसके बाद जब एसिड रिग्रेशन चालू होता है तो एसिड रिग्रेशन के चालू होने के बाद कंडीशन ये बनती है कि एसिडिटी कम होना चालू होना मतलब अल्कलाइनिटी बढ़ना, तो हमारे पास चालू हो जाता है अल्कलाइन फर्मेंटेशन, अल्कलाइन फर्मेंटेशन। जब तक ये प्रोसेस हो रही होती है सर्टेन अमाउंट ऑफ माइक्रोसोम गेट्स चेंज इनटू द कंडीशन, और ऐसे में फिर मीथेन फॉर्मर्स जन्म लेते हैं और मीथेन फॉर्मेशन चालू होता है। तो सबसे पहले एसिड फॉर्मेशन हो जाए फिर हाइड्रोलिसिस हो नहीं सकता, मीथेन के बाद एसिड फॉर्मेशन हो नहीं सकता, हाइड्रोलिसिस के बाद मीथेन फॉर्मेशन डायरेक्ट हो जाए, हो नहीं सकता, हाइड्रोलिसिस हो फिर एसिड फॉर्मेशन हो फिर मीथेन फॉर्मेशन हो, ये सीक्वेंस सही मानी जा सकती है। आंसर क्या होना चाहिए, डी शुड बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड। वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड के लिए कुछ स्टेटमेंट पूछे गए हैं। द पूल हैज अ सिम्बायोटिक बिहेवियर ऑफ वेस्ट। वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन पॉन्ड को कहते हैं, ऑक्सीडेशन पॉन्ड को कहते हैं। The pool is a symbiotic behavior of waste stabilization through algae on one hand and bacteria on other hand. अब ये जरा सोच के देखो कि आपके पास जब इसके अंदर ट्रीटमेंट होगा तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनता है, म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप बनता है एल्गी और बैक्टीरिया के बीच में और बैक्टीरिया और बैक्टीरिया के बीच में। तो पूल इज अ सिम्बायोटिक बिहेवियर ऑफ वेस्ट स्टेबलाइजेशन थ्रू एल्गी ऑन वन हैंड एंड बैक्टीरिया ऑन द अदर हैंड, दोनों होता है, बिल्कुल सही बात है। The oxygen in the ponds is provided by algae through photosynthesis, बिल्कुल होता है फोटोसिंथेसिस, एल्गी ऑक्सीजन देगी, माइक्रोसोम कंज्यूम करता है और हमारे पास एटमॉस्फेयर से भी आ जाती है, वो भी बात सही है। The detention period for waste stabilization pond is of the order of 2 to 3 weeks, ये गलत है, 2 से 3 दिन का नहीं होता, ये होता है हमारे पास 2 to 6 वीक्स के बराबर होता है, तो ये गलत हो जाएगा। The bacteria which develop in the pond are aerobic bacteria, ये गलत है। आर एरोबिक, ये गलत हो जाएगा। ऑल्सो एन एरोबिक, एन एरोबिक भी होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा चौथा गलत है, 1 and 2 आर गोइंग टू बी दिस करेक्ट आंसर, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है इन द प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर के प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट की बात चल रही है। स्कीमिंग टैंक आर ऑफन इंक्लूडेड इन द ट्रीटमेंट स्कीम, बिल्कुल लगाए जाते हैं। Various features of skimming tank are that this can remove general floating matter. General floating matter हमारे पास रिमूव होता है by screens। तो जनरल फ्लोटिंग मैटर स्क्रीन से रिमूव होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। कैन रिमूव ऑयल एंड ग्रीसी मैटर, यस, यही इसका पर्पस है, यस इट्स पर्पस, ठीक है। हैव रिटेंशन टाइम ऑफ 30 मिनट, नहीं 30 मिनट नहीं होता, ये कितना होता है हमारे पास 3 से 5 मिनट का समय होता है।
एम्प्लॉय कंप्रेस एयर ब्लोन थ्रू डिफ्यूजर्स, यस ये सही है, यस अलोंग विथ Cl2, अगर एफिशिएंसी इंक्रीज करनी होती है तो ये भी सही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा गलत, चौथा गलत है, 2 और 4 सही है। 2 और 4 सही कहां पर आ रहा है? बी वाला ऑप्शन निकल कर आ रहा है, बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, एट अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट फॉर अ फ्लो ऑफ 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, फॉर अ फ्लो ऑफ 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब ये डिस्चार्ज दे रखा है। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ग्रिड चैम्बर विल बी अबाउट, ग्रिड चैम्बर के लिए क्या पता होना चाहिए? 2 mm तक के हमारे पास कौन से 2 mm तक के पार्टिकल जो है, कौन से इनऑर्गेनिक पार्टिकल, सिर्फ इनको रिमूव कराया जाता है, इससे छोटे पार्टिकल रिमूव नहीं कराते और इससे बड़े पार्टिकल अपने आप रिमूव हो जाते हैं। यहां पर जो हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी होती है वो नियर अबाउट मेंटेन कराई जाती है 0.3 मीटर पर सेकंड के बराबर, और जो डिटेंशन टाइम लेके चला जाता है नियरली अबाउट हमारे पास 40 से 60 सेकंड के बराबर। तो ऐसे में हमारे पास अगर हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी पता है और अगर हमें निकालना है क्रॉस सेक्शन एरिया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया निकल कर आता है कैसे? जो भी डिजाइन डिस्चार्ज होता है डिवाइडेड बाय, आप क्या कर दो, हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी कर दो। तो ये कितना दे रखा है? 3 मीटर क्यूब पर सेकंड के बराबर। ये कितना आ जाएगा? 0.3 मीटर पर सेकंड के बराबर। मीटर क्यूब से मीटर गया तो मीटर स्क्वायर बचेगा, सेकंड गया मीटर स्क्वायर बचा, तो ये कितना बचेगा? ये बनेगा 10 टाइम्स। तो 10 मीटर स्क्वायर हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया निकल कर आ जाएगा हमारे ग्रिड चैम्बर का। क्लियर है बात इतनी? आंसर क्या आ जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। चीजों को बहुत जल्दी जल्दी पकड़ने की कोशिश करना है ताकि हमसे जो है वो सवाल आसानी से बन जाए। कंसिडर द फॉलोइंग डाटा इन द डिजाइन ऑफ ग्रिड चैम्बर, ठीक है, ग्रिड चैम्बर की डिजाइनिंग की बात चल रही है। स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है ग्रिड की, साइज ऑफ ग्रिड पार्टिकल दे रखा है। अच्छा, मैंने यहां पर जो है वो ग्रिड पार्टिकल की साइज आपको जो है वो कितनी बता दी? 2 mm बता दी। दैट हैज टू बी कंसिडर्ड टू बी 0.2 mm, ठीक है। चलिए, साइज दे रखी है, विस्कोसिटी ऑफ वाटर दे रखा है, सेटलिंग वेलोसिटी पूछा है ग्रिड पार्टिकल की। जो पार्टिकल की साइज 0.2 mm से बड़ी है, मतलब 0.1 mm से बड़ी जा रही है और डिटेंशन टाइम बहुत कम है, पार्टिकल बहुत तेजी से नीचे आएगा, तो ना तो फ्लो लेमिनार बन रहा है और ना हमारे पास रेनॉल्ड्स लॉ की रेनॉल्ड्स नंबर 1 से कम आ रहा है और नहीं आ रहा। तो ऐसे केस में हमारे पास जो सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल कर आएगा, वो फॉर्मूला तो इन जनरल इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी हमें। हम फॉर्मूला यूज करेंगे Vs इक्वल टू सेटलिंग वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4/3 G-1 GD अपॉन CD के बराबर, जहां पर कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग हमें रखना पड़ेगा अलग से इन द सिचुएशन हियर, जहां पर हमारे पास पार्टिकल साइज 0.1 mm से बड़ी है और सेटलिंग हमारे पास लेमिनार नहीं हो रही है। तो CD वुड कम आउट टू बी एज 18.5 अपॉन RE की पावर 0.6। अब निकालना पड़ेगा, तो RE क्या बनेगा? RE वुड कम आउट टू बी एज रो VS इंटू डाया ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय डायनामिक विस्कोसिटी, और डायनामिक विस्कोसिटी को चेंज करना पड़ेगा। काइनेमेटिक में करेंगे तो डेंसिटी से डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास RE इक्वल टू VS इंटू डाया ऑफ पार्टिकल अपॉन काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इसी को RE को यहां पुटअप करते हैं तो बनेगा हमारे पास CD इक्वल टू 18.5 और RE रख रहे हैं तो बनेगा VS इंटू डी की पावर 0.6 इंटू काइनेमेटिक विस्कोसिटी की पावर 0.6। इसी को यहां रखेंगे VS के वाले फॉर्मूले में, तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा? VS का स्क्वायर दोनों तरफ कर दिया तो बनेगा यहां पे 4/3 G-1 GD अपॉन CD। तो अपॉन में CD है तो बनेगा क्या? ये इंटू 18.5
काइनेमेटिक विस्कोसिटी की पावर 0.6 और ये गया ऊपर, तो बनेगा Vs इंटू डी की पावर 0.6। इसी को जरा देखो कितना चेंज करता हूं मैं, ध्यान समझना। इसी को लिखते हैं क्या, 4/3 2.7 माइनस 1 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाय 18.5। अब बनता है d की पावर, ये 1 है और ये 0.6 है, तो d की पावर बनेगा 1.6। Vs है 0.6, तो ये बनेगा Vs की पावर 0.6 और नीचे है काइनेमेटिक विस्कोसिटी की पावर 0.6। तो ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेते पहले। 2.71 इंटू -1 इंटू 9.81 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 18.5, तो ये बनेगा कितना, 0.3022 Vs का स्क्वायर इंटू डी की पावर 1.6 Vs की पावर 0.6 अपॉन काइनेमेटिक विस्कोसिटी 0.6। Vs को इधर भेजते तो बनेगा 1.4। क्या बनेगा ये 1.4, 2 में से 0.6 जाएंगे 1.4 बनेगा। ये बनेगा 0.3022 डी की पावर 1.6 अपॉन में काइनेमेटिक विस्कोसिटी 0.6। ठीक है, तो अब हमारे पास रखते हैं डी को। तो डी को रखेंगे तो डी को रखेंगे किसमें, एम में दे रखा है, सेंटीमीटर पर सेकंड में चाहिए। एक काम करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं मीटर्स में। तो इसको रखेंगे मीटर में और ये जाएगा हमारे पास, दिस वुड गो इनटू अगेन मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो आंसर हमारे पास निकल कर आ जाएगा अगेन इन मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो रखते हैं इसे 0.3022 और डी कितना है 0.21, तो बनेगा 0.21। एमएम को मीटर में करना है तो इंटू 10⁻³ की पावर 1.6 डिवाइडेड बाय काइनेमेटिक सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में दे रखी है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड में करना है, तो ये बनेगा 10⁻⁻6। और ये Vs है, तो एक काम करते हैं, इसकी पावर इनको दे देते हैं, पावर बन जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 1.4, तो ये बन जाएगा। अब इसे एक एक करके कैलकुलेट करते हैं जरा। 0.21 डिवाइड बाय 1000 की पावर 1.6, तो ये बन रहा है इंटू 1.304, साथ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना इसको, इंटू 0.3022, ये बन रहा है 3.93 9395 इंटू 10⁻⁻7 और नीचे बनेगा 10⁻⁻⁻6, तो 6 इंटू 0.6 3.6, 10⁻⁻⁻3.6, ये बन रहा है 2.51 इंटू 10⁻⁻⁴।
की पावर, अब ये बन रहा है 1/1.4, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.4 आ जाएगा 0.71। 0.71। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो ये ऊपर जाएगा, बनेगा 10⁻³ 3.95 डिवाइडेड बाय 2.51 1.57 डिवाइडेड बाय 10⁻, मतलब इंटू 10⁻³ ये आ रहा है। इसकी हमें पावर करना है 0.71 से, तो ये बन रहा है कमिंग आउट टू बी 0.010 मीटर पर सेकेंड। कहीं पर तो कोई मिस्टेक हुई है हमसे। There has been some mistake somewhere. आंसर जो है वो हमारे पास, कहीं पर हमने कोई मिस्टेक कर दी है तो वो पहचान में आ जाए, so we'll be able to rectify it. स्क्वायर हमने कर दिया तो रूट निकल गया, 4/3 g-1 GD अपॉन CD। तो यहाँ से ये v ऊपर जाएगा और v यहाँ जाएगा, तो v स्क्वायर होता तो वो हट जाता, GD स्क्वायर होना चाहिए था यहाँ पे, शुड हैव बीन GD स्क्वायर। अगर ये GD स्क्वायर हम लेके चल रहे होते तो यहाँ पर हमारे पास इस स्क्वायर में ये बनता 2.6 और 2.6 बनता, तो यहाँ पर भी बनता 2.6, तो यहाँ भी बनता 2.6, तो यहाँ पर आता ये 2.6, तो अब इसको 2.6 करना पड़ता, यही शायद मुझे लग रहा है मिस्टेक हमने कर दी है। 0.21 डिवाइडेड बाय 1000 की पावर 2.6, तो यार है 2.7 इंटू 10⁻10 इंटू 0.3022, तो बनेगा 8.28। (8.28) इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10⁻3.6। ऊपर जाएगा तो ये बनेगा हमारे पास 7.4 की पावर 0.71, ये आना चाहिए VS, तो 8.28 इंटू 10⁻⁻7.4, 8.28 की पावर 0.71 जाएगा 4.48।
coming out to be 4.48 और 7.4 इंटू 0.71 5.25 4.48 इंटू 10 to the power minus 5.25 मीटर पर सेकेंड, विच इज अगेन कमिंग आउट टू बी अ वेरी लो वैल्यू, बहुत छोटी वैल्यू आ रही है, जिसे अगर हम सेंटीमीटर, किसमें चाहिए, सेंटीमीटर पर सेकंड में भी करने जाएंगे तो इंटू 100 कर देंगे तो दिस वुड कम आउट टू बी एज 0 पॉइंट, तो भी आंसर नहीं आएगा. वी हैव मेड अ मिस्टेक इन द कैलकुलेशन समवेयर, और वो कैलकुलेशन हमारे पास नहीं आ रहा है अभी समझ में कहाँ पर जा रहा है. जस्ट डू वन थिंग, आप लोग इसे एक बार कैलकुलेट करिएगा. इफ आर एबल टू सॉल्व इट जस्ट लेट मी नो दी आंसर, क्या आंसर इसका हो सकता है. ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर पुटअप करिएगा. विल चेक आउट द आंसर, क्या आंसर आ रहा है यहाँ पर. द आंसर इज कमिंग आउट टू 2.6 to 2.5, मतलब इसके बीच में कहीं पर आंसर आ रहा है. आप देखिएगा इसका आंसर, इफ यू आर एबल टू सॉल्व इट विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक. ठीक है, तो आप इसे ट्राई करिएगा एक बार. चलिए, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव. Which one of the following types of samples is relevantly employed for the design of waste water treatment plant? तो देखो अलग अलग तरह का सैंपलिंग है. ग्रैब सैंपल का मतलब होता है 1 पॉइंट और 1 टाइम पे आप एक समय पर किसी एक जगह से पानी का सैंपल कलेक्ट कर लेते हो, उसे कहते हैं हमारे पास ग्रैब सैंपल. कंपोजिट सैंपल का मतलब होता है कि आप क्या करते हो, एक पॉइंट होता है और उसे आप अलग अलग समय पर आप वहां से पानी का सैंपल कनेक्ट करते हो, क्योंकि जो सीवेज का फ्लो है वो शुरू से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक हमारे पास कंप्लीटली वेरिएबल है. तो किस समय पर कितनी अमाउंट का हमारे पास या किस क्वालिटी का सीवेज आ रहा है वो हम एक ही जगह पर अलग टाइम में पता कर सकते हैं. ये कंपोजिट सैंपल होता है. इंटीग्रेटेड सैंपल का मतलब ये होता है कि आप मल्टीपल पॉइंट्स पर और एक ही टाइम पे कलेक्शन करते हो अपने सीवेज का. तो आप ये देखना चाहते हो कि अलग अलग जगहों पर एक ही समय पर कैसे हमारे पास सीवेज का वेरिएशन जा रहा है. तो इन सभी में से अगर आपको वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिजाइन करना है तो उसके लिए किस तरह का सैंपल उठाया जाए, तो द मोस्ट अप्रोप्रिएट इज द कंपोजिट सैंपल. एक ही समय पर, मतलब एक ही जगह पर अलग समय पर आप चेक करो, आपको पता चलेगा कि हाउ द सीवेज इज बीइंग बेसिकली अटेन्ड एट डिफरेंट टाइम्स. तो उसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट डिजाइन करना ज्यादा आसान हो जाता है. तो इन दैट केस बी शुड बी द करेक्ट आंसर. पूछा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस कैन बी सेड टू कंप्राइज, क्या क्या होता है इसके अंदर. कन्वर्जन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर इनटू बायोलॉजिकल फ्लॉक्स, क्या ये ऐसा कर पाएगा हमारे पास, क्या बायोलॉजिकल फ्लॉक्स में कन्वर्जन हो पाएगा. बिल्कुल, डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर है, बायोलॉजिकल फ्लॉक में कन्वर्ट हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. बोथ आर द कंडीशन. रिमूवल ऑफ डिसॉल्व्ड बीओडी ऑफ द वेस्ट वाटर, जो बीओडी डिसॉल्व फॉर्म में है, जो पीएसटी के अंदर नहीं रिमूव हो पाई, वो एएसपी करा सकता है. ये बात बिल्कुल सही है. और डाइजेशन ऑफ द स्लज का डाइजेशन नहीं कराता. ये सबसे पहली बात, हमारे पास स्लज का डाइजेशन नहीं होता. यहां पर स्लज का रिसर्कुलेशन करते हैं ताकि हम उसके लिए हमारा एक्टिवेटेड स्लज का इस्तेमाल करके हम हमारे एरेशन टैंक के अंदर मिक्सिंग कराकर ज्यादा बेहतर तरीके से हमारे सीवेज का ट्रीटमेंट करा सके. तो डाइजेशन ऑफ स्लज नहीं होता. बाकी दोनों ऑप्शन शुड बी रिलेटेबल. 1 and 2 शुड ओनली बी द करेक्ट आंसर. बाकी हमारे पास आंसर जो है वो थर्ड वाला ऑप्शन सही नहीं होना चाहिए. तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 2 शुड बी द करेक्ट आंसर. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, यही था हमारा आज का सेशन और ऐसे ही सेशन में मिलते हैं अगले लेक्चर में. टिल देन, गुड बाय.